अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलीना शिकरी के साथ। और आज हम बात करेंगे ये जो गुज़िश्ता हफ़्ते एक सिलसिला नज़र आया, सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब पर हमला किया गया और रवा हफ़्ते इमरान रियाज साहब की गिरफ़्तारी अमल में आना, इस्लामाबाद टोल के पास से उनको गिरफ़्तार करना, फिर तकरीबन उनके वकील के मुताबिक कहा जा रहा है 17 उनके ऊपर केसेस जो हैं वो मुकदमात दर्ज हैं। 17 मुकदमात में वो तलब किए गए हैं, ट्रीज़न चार्जेस हैं, गद्दारी के उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं। ये जो इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी जो स्टेटमेंट सामने आई है वो भी कहते हैं कि जी हम बड़े अलार्म्ड हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है सहाफ़ी के गिरफ्तार होने के हवाले से। और वो कहते हैं अथॉरिटीज़ को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टॉप पनिशिंग डिसेंटिंग वॉइसेस, यानी कि जो एक सिलसिला है और ये हर दौर में देखा गया है, सहाफ़ियों के लिए बड़ी आवाज़ें हमेशा उठाई गई, सहाफ़ियों पे हमले किए गए हैं, बारहा उनको उठा लिया गया और ये सिलसिला जो है ये रुकने का नाम नहीं लेता। कौन होते हैं वो नामालूम अफराद जो कि हमला करते हैं, जो कि सहाफ़ियों को उठाते हैं, उनको ज़दोख़ोब किया जाता है और उसके बाद टॉर्चर करने के बाद उनको डराया धमकाया जाता है और उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाता है, मुंह बंद रखने की उनको धमकियां दी जाती हैं। इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे कि इस ट्रेंड को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से जो सहाफ़ी डिमांड करते हैं कि उनको प्रोटेक्शन, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए हुकूमत की जान से। हमने देखा इसी हफ्ते मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस चीज़ को बताया, बल्कि और ऐसे किसी भी दौरे हुकूमत में मेरे ख्याल से नहीं नज़र आता कि कोई भी फ़ौरन हुकूमत सामने आके ये बात ओन करे कि हमने ये सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया है, इसकी ये वजूहात हैं। सो मलिक अहमद साहब का ये कहना कि जी वो अपने डिजिटल मीडिया पे अगर एक एंकर पर्सन या सहाफ़ी जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा फॉर पॉलिटिकल रीजंस, तो फिर इस किस्म का लॉ जो है वो अपना कोर्स जो है वो ज़रूर लेगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनके जो जलसों में वो जो जहाज़ इस्तेमाल करते हैं उनके पायलट को धमकियां आना, शहबाज गिल साहब ने इस हवाले से बड़े ट्वीट्स किए और कहा कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जलसों के दौरान इस्तेमाल होने वाले जहाज़ के पायलट को नामालूम नंबरों से धमकी आमेज फ़ोन आ रहे हैं और लगता है कि ताकत के इस्तेमाल की कोई हद नहीं आपके सामने, आप डराने धमकाने की हर हद क्रॉस करना चाहते हैं। सो किससे मुखातिब हैं, क्योंकि इसी हफ्ते इमरान खान साहब ने फिर ये बात कही कि वो वीडियो बना चुके हैं, वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी और उन्होंने बड़े लोगों को इस बात का बावर कराने की कोशिश की कि अगर वही हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो वो मजबूर हो जाएंगे कि वो लोगों को एक्सपोज करें। वो ख़तरा जो कहते हैं वो ख़तरा किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किससे उनको ख़तरा है, क्योंकि वो समझते हैं कि पूरी साजिश में ये बैरून मुल्क अमरीका का हाथ है और अमरीकी साजिश है। तो फिर वो उनको यहाँ पर इस वक्त किससे ख़तरा वो महसूस करते हैं। हमजा शहबाज साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शंस पंजाब के बाई इलेक्शंस वो बड़े अहमियत के हामिल हैं और दर्ज हरारत पंजाब की सियासी दर्ज हरारत ईद के बाद वो किस तरह से हमारे एनालिस्ट देखते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, हमारा हिस्सा है राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलमिस्ट ज़ैगम खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। राजा आमिर अब्बास साहब, इसी गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कोर्ट्स की, और क्योंकि जुरिस्डिक्शन की भी बड़े मामला जो है वो हाईलाइट हुआ कि वो इस्लामाबाद टोल से इमरान रियाज साहब सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया जाता है, 17 इनके ऊपर मुकदमात जो है वो दर्ज हैं। किस किस किस्म की वो FIRs मंजर आम पर आई हैं, चार्जेस क्या क्या उन पर लगाए गए हैं और जुरिस्डिक्शन का मामला क्या है। कभी रावलपिंडी कोर्ट की तरफ जाया जाता है मामला, फिर वहाँ से अटक चला जाता है, अब चकवाल की तरफ सुन रहे हैं। देखिए अलीना, ज्यूरिस्डिक्शन से पहले एक चीज़ जो कोर्ट्स को समझनी चाहिए वो है आईन पाकिस्तान। और आईन पाकिस्तान जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, आईन पाकिस्तान जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, आईन पाकिस्तान जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, इन तमाम केसेस में इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे आगे चलना पड़ेगा। और इसमें जो जुरिस्डिक्शन का आपने पॉइंट उठाया, इसमें ये इमरान रियाज के अलावा दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी केसेस हुए, जिसमें अरशद शरीफ, मोहित पीरज़ादा, जिसमें समी इब्राहिम और दीगर हैं। वो केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाया गया और मैं ख़ुद उसमें वकील भी हूँ, तो वहाँ पे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बड़ा एग्जॉस्टिव और एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया, कीपिंग इन व्यू कि जो मैंने बात की है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पर्टिकुलरली उस आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस को अलहदा से लिखा गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मल्टीपल किस्म की FIRs
काटी जा रही हैं, टेलर्ड एफआईआर हैं, कॉपी पेस्ट करके एक ही किस्म की, अगर वो बलूचिस्तान के ज़िला गुलिस्तान में या चमन में या आपके केपी में या अटक में या कहीं और डिफरेंट प्लेसेस पे लगती हैं, तो आप देखेंगे एक तो उसमें जो कंप्लेनेंट्स होते हैं अननोन पर्सन होते हैं, उनका कोई किसी किस्म का कोई सोशल या उस किस्म का ताल्लुक नहीं होता कि किसी ह्यूमन राइट का या किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो एक्टिविस्ट हों। तो ये जो सिलसिला है इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि इन अफराद को इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी हर हाई कोर्ट की एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है जहाँ पे वो अफेक्टिवली अपने ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक ये मेरी जुरिस्डिक्शन में हैं ये सहाफ़ी, इनको कोई भी अरेस्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, चाहे वो पुलिस है, एफआईए है, व्हाट्सोएवर, वो आके अदालत को अपने रीजंस बताएंगे, अदालत को मुतमईन करेंगे कि जनाब ये वो ग्राउंड्स हैं, हम अरेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद अदालत की कॉन्सेंट से, अदालत की अप्रूवल से वो किसी को अरेस्ट करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इन द इंस्टेंट केस, इमरान रियाज को इस्लामाबाद टूर, विच इज़ ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट, आजकल तो गूगल पे सारी आपको जगह का पता चल जाता है कि जनाब ये कहाँ पे किस जगह पे इनको अरेस्ट किया है। बट एनी हाउ जब अदालत लाया गया तो पंजाब पुलिस ने कहा जनाब हमने तो इन्हें पंजाब की जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है कि पुलिस कह रही है वहाँ से किया, ये कह रहे हैं यहाँ से किया। तो उन्होंने कहा लेट द मैटर बी डिसाइडेड बाय पंजाब, उसको लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो आप ये एफआईआर्स देखें कि अटक में एक एफआईआर करती है, एफआईआर करती है पीका के कवानीन के तहत, और पीका के वो कवानीन जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ऑलरेडी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर चुका है, सेक्शन 20 की बात हो रही है। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ अलीना कि इन्होंने शायद गालिबन ये पुलिस ने ज़िंदगी में पहली पीका की एफआईआर काटी होगी कि जिनको पीका कवानीन का पता नहीं, और उसमें एक सेक्शन 22 लगा दिया जो कि चाइल्ड मोलेस्टेशन और इस किस्म का सेक्शन है, विच इज़ रिडिकुलस। तो ये वो चीज़ें जब सामने आई तो नज़र यही आ रहा है कि जब इंसान गलती पे गलती करता है और फ्रस्ट्रेटेड होता है तो ऐसी चीज़ें सामने उभर के आती हैं। गलती पे गलती कौन कर रहे हैं? मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप इस पूरे इंसिडेंट को किस तरह से देख रहे हैं? इनकी गिरफ्तारी अमल में आना, गुज़िश्ता हफ्ते अयाज अमीर साहब पर हमला किया गया, और ये अब इस किस्म का रुझान आपको लगता है कि इस ट्रेंड में मजीद, और क्योंकि ये बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ पे कि जी हरासा किया जा रहा है सहाफ़ियों को, और स्पेसिफिकली वो सहाफ़ी जो कि आप भी देख रहे हैं जो बड़े प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं वो सेमिनार्स में, चाहे वो इमरान खान साहब जो सेमिनार्स उनकी जमात ऑर्गेनाइज करवा रही है उसमें आके वो स्पीचेस भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली वो लोग टारगेट हो रहे हैं। देखें जी, जहाँ तक अयाज अमीर साहब की बात है तो वो हमारे उस्तादों में से हैं। हम जवान हुए हैं उनकी तहरीरें पढ़ के, और उन्होंने बहुत सी जनरेशन्स को इंस्पायर किया है अपनी राइटिंग से। यहाँ तक कि जो मुल्क से बाहर लोग थे, किसी ज़माने में मैं भी मुल्क से बाहर था, तो हम इंतज़ार करते थे कि कब वेबसाइट पे अयाज अमीर साहब का कॉलम अपडेट हो ताकि हम जल्दी से पढ़ लें। तो उनको तो तारुफ की ज़रूरत नहीं है, न सिर्फ ये कि उनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो उनका अंदाज़े तखातुब है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका असलूब है, वो इतना शानदार है कि उसमें शाइस्तगी भी झलकती है और जुर्रत भी। और जो उन्होंने तकरीर की उसमें भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का हदफ बनाया। उन्होंने इमरान खान को भी तनकीद का हदफ बनाया, उन्होंने दूसरी जमातों को भी बनाया। तो जिस तरह से एक आज़ाद सहाफ़ी होते हैं वो उस तरह की उनकी आवाज़ थी। इसलिए हम तमाम लोगों ने, तमाम तरह के लोगों ने उसकी मजम्मत की कि ये इंतहाई अफसोसनाक है, और इससे अयाज अमीर को नुकसान नहीं हुआ, अयाज अमीर और उनकी सोच रखने वालों लोगों को फ़ायदा हुआ। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं जो कि आमिर रियाज खान के साथ हुआ है, और भी आपने कई नाम लिए कि उनके साथ जो कुछ हुआ है।
देखें, ये इस मुल्क में पहली काफी दफा ज्यादा नहीं हुआ। हैं। जी जी। ये इस मुल्क में पहली दफा नहीं हुआ। आमिर अब्बास साहब ने अभी आपको बताया, राजा जी ने, के पीका के जो कवानीन है उसका भी उनको पता नहीं था, जिन्होंने उन पे वो शिकें लगाई। जी। मैं और राजा आमिर अब्बास साहब और ज़ेगम खान और आप, हम मिलकर दुआ करें कि पीका की जो सेक्शंस उन्होंने लगाए, का एक शुक्र है अल्लाह का कि वो जो ऑर्डिनेंस जो कि पिछली हुकूमत ले आई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया, उसके तहत वो अभी इन्फोर्स नहीं था, वरना आपको पता है कि उसकी सजा और जुर्माना कितना बड़ा था। तो बात यह है कि ये क्यों हुआ है, ये आपको मालूम है। पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक आपको मालूम है। राजा साहब ने बताया आपको, वो कानून से हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उन्होंने बताया कि अदालतों को क्या करना चाहिए, लेकिन अदालतें क्या करती रही हैं वो भी राजा आमिर अब्बास साहब को पता है। और अदालतें किन हालात में कायम करती हैं, वो वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती, वो ठोस सियासी हालात में ऑपरेट करती हैं। और अगर आप याद करें तो हमारे साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने एक दफा टीवी पे बैठकर कहा था कि मुझे किसने निकाला और कैसे निकाला और अदालतें किस माहौल में काम करती हैं। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई कोर्ट उस पे तौहीन अदालत का नोटिस ले, किसी ने नहीं लिया। तो ये हकायक है। मैं मुख्तसर एक लाइन में ये कहूंगा कि जिन जिन को तकलीफ पहुंची है आमिर रियाज से, इमरान इस रियाज। मसले का हल ये नहीं है जो उसके साथ हुआ है। मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो सहाफी नहीं है, वो कुछ और है, शहरी है इस मुल्क का। तो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और ये जो किसी की तज़हीक और इस तरह के जो चीजें हैं, उसको क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में ये क्रिमिनलाइज नहीं है, ये आपको राजा साहब बताएंगे। जरूरत है कि हम अपने कवानीन को बदलें और जो सिविल मैटर्स हैं उनको अलग करें, जो क्रिमिनल मामलात हैं, ये जो बकरी चोरी में पकड़ लें, किसी जमाने में बेनजीर भुट्टो ये भुगतती रही हैं। सुबह जो है कराची में पेशी है, शाम को इस्लामाबाद में है, अगले दिन लाहौर में है। वो बच्चों को लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह फिरती रही हैं। तो पाकिस्तान 75 साल का हो जाएगा 14 अगस्त। जरा हम गौर करें कि हम किस तरफ मुल्क को लेते हैं। राइट। ज़ेगम साहब, ये ट्रेंड आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें कमी लाई जा सकती है? और क्योंकि एक डिवीजन भी, माजरत के साथ, सहाफ़ी बरादरी में भी एक डिवीजन नज़र आती है। बहुत सोशल मीडिया पे आप आई एम श्योर दैट यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पोस्ट जो कि तनकीद करते हैं, लेकिन ये एक अमल गलत है। अगर किसी सहाफ़ी पर अटैक किया जाए या किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, जो उनको भी नहीं पता हो कि उन्होंने ऐसा किया, क्या सरजद कर लिया है जिसकी वजह से वो उनको मुकदमात और इतने अनगिनत दर्जनों FIRs का सामना उनको करना पड़े, उनकी लाइफ बिल्कुल थ्रेटेंड हो, उनके घर के बाहर आके किसी को मार दिया जाए या इस किस्म के एपिसोड्स करके उनको डराया धमकाया जाए। सरीना, इस मसले को आप दो लेवल्स पर देखिए। एक है गद्दारी का खेल जो पाकिस्तान में 70 साल से खेला जा रहा है। आज देखिए उसकी क्या सिचुएशन है, वो कहाँ पे खड़ा है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं कि एक सहाफ़ी पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने गद्दारी की है, उस पर गद्दारी का केस जो है वो किया गया, जो बिल्कुल गलत है किसी भी पाकिस्तानी पर इतनी आसानी से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना। लेकिन बड़ी पिक्चर में देखिए कि इस वक्त अपोजिशन की तरफ से इमरान खान जो अपोजिशन लीडर हैं, वो अपने तमाम मुखालिफिन पर, वो हुकूमत पर, इलेक्टेड गवर्नमेंट पर, तमाम इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज पर, रियासत के अदारों पर, सिक्योरिटी के अदारों पर, उनके अहदेदारों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन सबको कह रहे हैं कि ये बिक चुके हैं, अमेरिका से पैसे ले चुके हैं और अमेरिका से पैसे लेने के बाद ये रजीम चेंज की एक साजिश में शरीक है। ये वो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी शख्स पर लगाया जा सकता है। जब किसी मुल्क में हाई ट्रीजन हो तो वो मुल्क चल ही नहीं सकता। वो मुल्क टूट जाया करते हैं, गिर जाया करते हैं, अगर वहाँ की लीडरशिप जो है वो गैर मुल्की ताकतों के हाथों और बड़ी ताकतों के हाथों फिरोख्त होना शुरू हो जाए। इसलिए दुनिया भर में हाई ट्रीजन की सजा मौत तक होती है और पूरी दुनिया में किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में ये टैबू है, ये गुनाह है कि कोई सियासी लीडर किसी दूसरे सियासी लीडर पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाए। तो ये तो एक कॉन्टेक्स्ट है
कि गद्दारी का खेल सिर्फ एक तरफ नहीं खेला जा रहा, एक ज्यादा अगली, बदसूरत, बदतरीन शक्ल में अपोजिशन की तरफ से खेला जा रहा है। यह है माहौल। अब दूसरी तरफ से आप देखिए कि आज़ादी इजहार का मामला और फिर गद्दारी के इल्ज़ाम जर्नलिस्ट पर। मेरे ख्याल में ये मामला गद्दारी का नहीं है, डेफेमेशन का है। ये इमरान खान साहब नंबर 2 जो हैं, साल हर साल से डेफेमेशन का खेल खेल रहे हैं। यही इल्ज़ामात गद्दारी के जब दूसरे लोगों पर लगाए जाते थे, जब फौज के खिलाफ बात करने पर, सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ बात करने पर जो जहन्नम के दरवाजे हैं वो खोल दिया करते थे, तो उस वक्त इमरान साहब ढोल बजाया करते थे और भगड़े डाला करते थे और कहते थे बहुत आला काम हुआ है। कल भी गलत था, आज भी गलत है। लेकिन जो दूसरी बात है कि जो डेफेमेशन का खेल वो खेल रहे हैं, आज जो उन्होंने किया वो भी डेफेमेशन है कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारों के अहम तरीन लोगों पर डेफेमेशन कर रहे हैं, ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं जिनको वो साबित नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के साथ मिलकर उनको इंसाइट कर रहे हैं। आमिर रियाज साहब बताएंगे कि आइन के आर्टिकल 242, 43, 44 में क्या लिखा है कि किस तरीके से वो इंसाइट कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज को कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाए। जो वो काम कर रहे हैं उस पर उनके खिलाफ केस होने चाहिए। डेफेमेशन को तो हम सीरियस लेते ही नहीं। डेफेमेशन का खेल तो अभी भी आप चले जाइए, ट्विटर पर चले जाइए, हमारी आपकी इज्जत तो कोई मानी ही नहीं रखती। उसके क्या असरात पड़ते हैं आपके करियर पर, आपकी जिंदगी पर। आप खातून सहाफ़ी हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। आप एक इंडिपेंडेंट अहल सहाफ़ी हैं, मुझे यकीन है उस तकलीफ को आपको मालूम होगा कि जब डेफेमेशन हमारी होती है, हमारी इंसल्ट की जाती है। सोलंकी साहब ये बैठे हैं, इन्होंने क्या कुछ नहीं सहा है, तो क्या ये छोटी बात है? डेफेमेशन पर अदालतों को दे शुड पुट देयर फुट डाउन के जो कानून मौजूद हैं उस पर अमल दरामद कराएं। हमारे आमिर अब्बास साहब जैसे जो काबिल लीगल माइंड्स हैं, उनको ये जोरदार मुतालबा करना चाहिए कि पाकिस्तान में इनफ इज इनफ। अब डेफेमेशन का खेल बंद होना चाहिए। 80% ये काम, ये दुकान ही बंद हो जाएगी। ये झूठ की, ये बोहतान की, ये बुलशिट की, ये पूरी के पूरा रोजगार बंद हो जाएगा जिस दिन आपने डेफेमेशन पे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर मेरा ख्याल है रियासत को ऐसे काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी ये जो कुछ हुआ, मैं बिल्कुल अपने दोनों सीनियर दोस्तों के साथ एग्री करता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है डील करने का, ना मसले को हल करने का तरीका है। एंड जैगम साहब, मतलब वो मलिक अहमद खान साहब भी आके जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राजा अमीर बास साहब, मैं ब्रीफली चाहूँगी कि आप वो डेफेमेशन की, जो जैगम साहब कह रहे थे कि गद्दारी से ज़्यादा डेफेमेशन की बात है। इमरान खान साहब रोज़ आके तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतने ईजिली कंफर्टेबली गद्दारी के इल्ज़ामात इन पे लगा रहे हैं। उनको ग्रजेज हैं, वो या ग्रज है उनको इस बात पे कि उनकी हुकूमत को जो है वो भेज दिया गया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव के तहत भेजा गया। लेकिन अब वो कहते हैं जी अमरीकी साजिश थी, ये सब मिले हुए थे, और अब वो किसी कम पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मामलात को। वो कहते हैं चैनल्स और उनकी रेटिंग भी उन्हीं चैनल्स की रेटिंग आती है या वही चैनल्स ऊपर जाते हैं जो कि हक और सच के साथ खड़े हैं। तो कौन डिफाइन करेगा कौन हक के साथ खड़ा है, कौन हक के साथ नहीं खड़ा है? देखिए, सोलंकी साहब ने और जैगम साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो ओरिजिनल इशू है उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई कि आप जो कोई इस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं उसको डेफेमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, लाइबल की तरफ ले जा सकते हैं, सिविल उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन उसको क्रिमिनलाइज करना और इस अंदाज में क्रिमिनलाइज करना कि ऑल्दो कि गद्दारी की बात नहीं हो रही है, अगर हम उन दफ़ात को पढ़ें तो वो सिडिशन है, उकसाने की बात है। ठीक है, गद्दारी और या हाई ट्रिजन तो आर्टिकल 6 की बात है, दैट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट चैप्टर। तो ये है कि जी कौमी अदारों के ख़िलाफ़ इंटिमिडेशन, उनको थ्रेट करना। अब यहाँ पे देखने की बात है अलीना, क्या हमारे अदारे जो उनसे हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि एक जर्नलिस्ट, एक यूट्यूबर या कोई एक आम शख्स अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो क्या वो थ्रेटन फील करना शुरू कर देते हैं
क्या दुनिया की छठी बड़ी फौज रखने वाले, क्या एटॉमिक पावर रखने वाले, वो किसी एक सहाफ़ी की बात से इंटिमिडेट हो जाते हैं? और अगर वो थ्रेटन फील करते हैं कि जनाब इससे, क्योंकि अगर आप उन दफ़ात को देखें ना जो लगी हैं, सेक्शन 20 है और 505 पीनल कोड का है कि ये वो कवानीन है, 505 को देखें, अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये अंग्रेज़ ने बनाया था यहाँ पे रूल करने के लिए और यहाँ पे पकड़ने के लिए, पकड़ धकड़ करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। तो बड़ी अच्छी बात जैगम साहब ने भी की कि अब वक्त है कि हम अपने लाइबल और सिविल और डेफेमेशन के लॉज को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करें। ये मजबूत किसने करने हैं? ये मजबूत करने हैं पार्लियामेंटेरियंस ने। ये मजबूत कहाँ से होनी है? लेजिस्लेशन से। हमें अनफॉर्चुनेटली ये नज़र आता है कि नैब के कवानीन तो रातों रात आप बिल्कुल राजा रियाज अपोजिशन में बैठ के वो तमाम के तमाम आप ख़त्म कर देते हैं कि जनाब करप्शन को तो छोड़ दें, आप इलेक्शन के कर देते हैं क्योंकि आपकी अपनी इंटरेस्ट होती है। लेकिन इस साइड पे चाहे वो पुरानी गवर्नमेंट हो चाहे अभी की हो, लोगों का ध्यान नहीं जा रहा और यही वजूहात हैं कि हमारी अदालतों में अब बात हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो ये बात कर रहे हैं, उससे पहले जैसे सोलंकी साहब ने कहा कि जी मुशर्रफ ने कहा कि हमें पता है अदालतें किस तरीके से काम करती हैं और उस पर काश कोई कॉन्टेम्प्ट की एप्लीकेशन आ जाती। तो हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। यकसर कवानीन आपके इल्म में होगा कि ना सिर्फ मुशर्रफ साहब, अब हालिया जब ये पैनामा का केस आया तो आपको गुजरांवाला में, कोयटा में मियां नवाज शरीफ साहब का वो मौजूदा चीफ के बारे में जो उस वक्त डीजी आए थे उनके बारे में नाम ले कर उन्होंने बहुत मीडिया पे आके और जलसों में जाके बातें की और ना सिर्फ इनके बारे में बात की, जो उससे ज़्यादा सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके बारे में कहा जाता था कि जनाब हमें पता है कि जनाब ये बुक्स से भरे हुए जजेस बैठे हुए हैं, फैसले कहाँ पे लिखे जाते हैं। बट आई वॉज शॉक्ड कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ जो एक छोटा सा मामूली सा यूट्यूबर या सहाफ़ी है उसके ख़िलाफ़ तो 16 या 20 आपको FIRs नज़र आ जाती हैं। लेकिन क्या वजह है कि अच्छा, उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली गई, उस वक्त कोई आप सेडिशन की बात नहीं हुई, अदारों की बात नहीं हुई। राइट सर, आप कहते हैं कि क्यों आखिर इदारे जो है वो थ्रेटन फील करेंगे। मैं सोलंकी साहब के साथ पास ये सवाल लेके जाऊंगी। सोलंकी साहब, इमरान खान साहब भी या उनकी जमात के दीगर मेंबर्स भी जब वो अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो भी बड़े ढके छुपे अल्फाज में, वो बहुत ओपनली आके वो ये नहीं क्लेम करते या वो इदारों को इस तरह से टारगेट नहीं करते या किसी के नाम नहीं लेते जितने सहाफ़ी अब मेरे ख्याल से इतना ओपनली आके उनको कहना पड़ रहा है। या जिस तरह राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि क्या वजह है कि इमरान रियाज साहब भी जो है वो नाम ले लेके अब वो कह रहे हैं। इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी कहा कि वीडियो वो मंजरे आम पर ले आएंगे, एक्सपोज कर देंगे उन कैरेक्टर्स को, लेकिन वो किसी का नाम नहीं ले रहे अभी तक। कब लेकर आएंगे ये भी वो कहते हैं कि जी अगर उनके मुताबिक चीज़ें भी ना हुई, धमकियां भी आना शुरू हो गई हैं। उनके वो जो पायलट का जो जिक्र कर रहे हैं, जहाज़ के पायलट हैं, उनको धमकियां आ रही हैं। ये किस तरफ मामलात आपको अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाला टाइम और ईद के बाद जो है वो चीज़ें मजीद पॉलिटिकली सिचुएशन जो है वो आपको हीटअप भी होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ एक बयानिया ये आज और कल की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। पाकिस्तान में एक तारीख का बोझ है, एक बर्डन है तारीख का, जो हमारी मुल्क की 75 साल की तारीख है, चाहे वो अदलिया की हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट की हो। इसलिए ये गाना नया नहीं है, ये राग भी नया नहीं है, पुराना है। यूं समझें कि 50 के अशरे से जो है ये चल रहा है। ये बात दुरुस्त है कि गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने क्या बात की, इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने क्या बात की, ये भी हमें मालूम है क्या क्या बातें होती रही। लेकिन हम जिस सोशल मीडिया के दौर में हैं उसमें हम मवाजना जरूर करें कि किसने कितना किया, उसका इम्पैक्ट क्या था। गुजरांवाला में जब बात की उसके बाद आपने देखा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन से गायब थे, कहीं पे भी उनकी तकरीर नहीं चल सकती थी। अभी सिर्फ हालिया कुछ दिनों में नई हुकूमत आने के बाद ये हुआ है।
इमरान खान अलबत्ता तमाम चैनल्स पर मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं अपने उस टॉक्सिक बयानिए के साथ। और ये कि जी उन्होंने कोई कसर छोड़ी है, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई कसर छोड़ी है। वो जो फिग लीफ जिसको कहते हैं ना, वो जल चुका है। वो जी मीर जाफर, वो मीर सादिक, वो गद्दार, वो जी उनके जो साथ देने वाले और उनकी जमात की और माफी, उनकी, लेकिन वो कैरेक्टर्स वो जिक्र कर रहे हैं कि मैं एक्सपोज कर दूंगा उन किरदारों को। उनका जो बयानिया है ओरिजिन, मतलब जिस तरह से उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा अमरीकियों ने साजिश की है। सो उनको खतरा बैरूनी अनासर से है, या आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूद खतरा जो जो उनकी जमात का बयानिया है, जो इमरान खान का बयानिया है, जो शीरीन मजारी का बयानिया है, वो ये है कि अमेरिका, इसराइल और भारत, उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं मिलकर साजिश की और मेरी हुकूमत को गिराया। अब इसको ले आए सामने और उसको फिर साबित करें। अब आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को और मौजूदा हुकूमत को कह रहे हैं कि आप भारत, इसराइल और अमेरिका के तनख्वाहदार हैं, उनसे पैसे लेके ये डोनाल्ड टू जी, ये जी अमेरिकी सफीर से ये फलां लोग मिल रहे थे, ये पूरा बयानिया और उसके पीछे सोशल मीडिया की ताकत है, उसके पीछे ट्रेंड्स हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो गुजरांवाला की तकरीर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। राइट जैगम साहब, आपके कमेंट सर इमरान खान साहब की यही बात के एक तो एक्सपोज कर देंगे, लेकिन इट्स गुड टू सी, बड़ा पॉजिटिव है ये बात देखना कि इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो अपकमिंग जो बाई इलेक्शन है पंजाब के, उसके लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो बड़े उसकी पार्टिसिपेशन के लिए वो बड़े पुरज़म नज़र आते हैं कि जी एक तरफ से कह भी रहे हैं कि रिगिंग और वो हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनको देर आएंगे ऑन द 22 जुलाई वाला इलेक्शन सीएम का जो है। जी, उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में अगर वो 12 सीटें ले लेते हैं या 12 से ज़्यादा सीटें ले लेते हैं तो फिर वो हमजा शरीफ की हुकूमत को पंजाब में उल्टा सकते हैं। और अगर नशिस्तें भी आ गई अब इनके पास, वो आ गई उनके बाद, जिसके बाद की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि इस वक्त जो 20 हैं, इसमें से अगर 9 हमजा ले लेते हैं तो हमजा फिर अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे, उनको निकालना मुश्किल होगा। अगर 9 से कम लेते हैं, 9 से 1 कम कर ले, तो इसका मतलब है 12 सीटें इमरान खान साहब को चाहिए हमजा को उल्टाने के लिए। तो वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे 20 की 20 सीटें मिलेंगी। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा तो खैर जाने दीजिए, अगर 12 सीटें भी मिलती हैं तो इसका मतलब होगा पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी, और पंजाब की अगर हुकूमत गिर जाएगी तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो रहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि वो मुमतहिन जो उनको हैंडसम होने की वजह से 100 के 100 नंबर दिया करता था, वो न्यूट्रल हो गया है। तो अब ये तवक्को रखना कि 100 के 100 नंबर इस वक्त मिलेंगे, जबकि उस वक्त नहीं मिलते थे, जबकि वो आज से कई गुना ज्यादा हैंडसम थे और कई गुना ज्यादा प्यारे थे मुमतहिन को। उस वक्त 100 क्या, उस वक्त 50 भी नहीं मिले। 2018 में भी 50, वो 50% नहीं ले सके पंजाब में ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग नवाज को मिली थी। तो इस वक्त जब वो इतने हैंडसम भी नहीं लग रहे हैं मुमतहिन को, तो वो कैसे उसको 100 नंबर देगा? आप कह रहे हैं उनको हैंडसम भी नहीं लग रहे इस वक्त। अच्छा राइट जैगम साहब, सॉरी कतल कलामी की, मुझे एक ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी नुक्ते से आगे बढ़ाएंगे। राजी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राजा साहब, जैगम साहब कह रहे थे कि जब हैंडसम थे खान साहब तब भी 100 नंबर एक्सपेक्ट करते थे, मिलते उनको तब भी कम थे, और अब तो उतने वो हैंडसम भी नहीं लग रहे अब। तो बहरहाल, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात शफाफ होंगे, इलेक्शन कमीशन को आर्मी, रेंजर्स और पुलिस की मावनत हासिल है। हमजा शहबाज साहब ने वो जो 100 यूनिट्स वाला ऐलान किया था वो भी मुअत्तल कर दिया गया है। बहरहाल, सो अभी किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है ईद के बाद टेम्परेचर जो है वो बड़ा तेज़ी से शूट अप करेगा? जैगम साहब ने वो मुंतहिम, वो जो एग्जामिनर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी बात की है, और मुझे वो याद आ रहा है कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। एग्जामिनर को कभी तो सिर्फ मकसूद चपड़ासी नज़र आया करता था, एग्जामिनर को तो कभी नज़र आता था कि इनको 0 मार्क्स देने हैं
क्योंकि ये तो मेगा करप्शन के केसेस में लगे हुए हैं। एग्जामिनर को कभी तो नज़र आता था कि जनाब इन्होंने तो बेटे की तनख्वाह वाला किस्सा उनको नज़र आता था। एग्जामिनर को कभी ये समझ आती थी कि जनाब इस मुल्क की अगर कोई नासूर है तो वो करप्शन है। और आज अगर ये कहा जाता है कि जनाब इस मुल्क की जो ताकतें हैं या जो लोग हैं वो करप्शन को तो बुरा ही नहीं समझते, और जिस वज़ीर आला की बात हो रही है जो कि ये बड़े प्यार से बच्चों को समझाते थे कि बच्चों करप्शन तो होती है लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इससे आपका इलेक्शन ख़राब हो। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अब आवाम देखेगी। ये वो चीज़ें हैं कि कल बड़ी बारिश हो रही थी, आपने साहिवाल में देखा और किस अंदाज में वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और लोग ये देख रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन का पर्पस क्या है। क्या इस इलेक्शन का पर्पस यह है कि वो 20 अफराद जो लोटे बने थे उनको हमने दोबारा से लेके आना है? क्या वाकई ही वो जो बात अभी हुई कि जनाब हमने ये बात तो कर ली कि जनाब वो ये नैरेटिव लेके आए कि जनाब अमेरिका ने ये इंटरवेंशन की, क्या वो जो 3 आर्मी सर्विसेज चीफ्स के हेड्स थे उन्होंने जो इंडोर्समेंट की, ना सिर्फ इंडोर्समेंट की कि जनाब इसमें ब्लेटेंट इंटरवेंशन है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो हुकूमत की जो कमेटी बैठी थी उस वक़्त की उसने वर्ड साजिश यूज़ किया था, उसको भी इंडोर्स किया था। तो क्या अवाम ये समझती है कि वाकई ही इसमें कोई बैरूनी हाथ इन्वॉल्व था? तो ये आने वाले इलेक्शंस ने जो डिटर्मिन करना है वो इमरान खान के इस नैरेटिव को और इस चीज़ को डिटर्मिन करना है कि जनाब क्या हमने जो अब उसका एक सेकंड दीजिएगा कि इस पूरी जो रिजीम चेंज थी इसके नतीजे में अगर हमें वही लोग कि जिनके मेगा करप्शन के केसेस थे, चाहे वो ओमनी ग्रुप की शक्ल में थे या दूसरे थे, वापस ला के उनको मुसल्लत करना ही था। तो क्या ये एक सेकंड, तो क्या ये दुरुस्त इकदाम है? दिस इज द पिवटल पॉइंट कि जो अभी आगे इलेक्शंस में हमें नजर आएगा और इसके लिए जरूरी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का होना बहुत और इसके लिए इदारे ने भी कह दिया। सुलंगी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि हम यहाँ पर मौजूद हैं देखने के लिए कि जो इमरान खान साहब इल्जामात भी जिस तरह लगा रहे हैं कि वही हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे और सारे स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी, रिग किए जाएंगे इलेक्शंस, वो खुश नहीं है। तो वो रिजल्ट्स को तस्लीम करेंगे आपको, आपके ख्याल में जैसे भी नतीजा, जो भी नतीजा सामने आता है और उसके बाद फिर आपको लगता है 22 जुलाई की तरफ जाया जाएगा सीएम के इलेक्शन के जानिब? देखें जी, खान साहब तो सिर्फ एक सूरत में उन नताज को कबूल करेंगे कि ये 20 के 20 या 15 नशिस्तें कम अज़ कम वो जीत लें, और अगर वो नहीं जीतते तो ये इंतखाबात एक बहुत बड़ी धांधली है जो उनके बकौल न्यूट्रल्स ने करवाई है और मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन उसका हिस्सा है। ये है उनका बयानिया और ये अभी से शुरू है, उसके लिए उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ मफरूज़े हैं जो कि राजा साहब बयान कर रहे हैं, अगर उन पे हम बात करना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम में वो वक्त नहीं है। एक मफरूज़ा है वो इम्पोर्टेड हुकूमत का, एक मफरूज़ा है कि जी करप्शन का इस मुल्क में रोल क्या है और कौन ये करप्शन करता है, और इस तरह के बहुत सारे मफरूज़े। लेकिन जो फैसला है वो तो यकीनन 17 जुलाई को ही होगा और अवाम करेंगे। क्या अवाम जो हालिया दिनों में महंगाई हुई है उसकी सजा इस हुकूमत को देंगे या जो पिछले 4 साल की हुकूमत थी उसको देंगे? ये फैसला अवाम ने करना है, मैंने और जगम खान और राजा साहब ने नहीं करना। तो वो जब वो होगा, लेकिन एक बात में रखेंगे अवाम में बढ़ती हुई महंगाई और इस किस्म के जो मुश्किल फैसले हैं, ये मैं उसकी पेशगोई नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है उसमें कोई एक फैक्टर जो है वो प्ले नहीं करता। हमारे यहाँ बरादरियां हैं जी, पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स है, कौन किसकी सपोर्ट करा है, बहुत सारे जो है ना वेरिएबल्स हैं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि इस 17 जुलाई का जो फैसला है वो पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी हुकूमत की उम्र को भी तय करेगा। अगर फैसला मौजूदा हुकूमत के हक में आता है तो फिर ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी, अगर नहीं तो शायद हम कबल वक्त इंतखाबात। बिल्कुल, आपने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की उम्र को भी कभी तयन हो सकेगा इस फैसले के बाद। जैगम साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए ब्रीफली, मुझे आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम।
जी बिल्कुल, मैं इत्तफाक करता हूँ मुर्तज़ा सोलंकी साहब से कि हमें 17 जुलाई के दिन पर नज़र रखनी चाहिए। अभी इमरान खान के नैरेटिव की बका के लिए भी और उस हुकूमत की बका के लिए भी ये दिन बहुत ही अहम है। थैंक यू सो मच जैगर साहब। सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राजा अमीरबाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।